हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है ये 23-24 सेशन के लिए। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो जिन बच्चों का प्री बोर्ड नहीं हुआ है वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में एक तो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, H2SO4। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इनको जब मिक्स किया होगा तो आप रिएक्शन करके देखो, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। साथ में क्या है इसके साथ, H2SO4। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, NaSO4 बनेगा एक तो, और साथ में क्या बनेगा, HCl, है ना। क्योंकि Na डिस्प्लेस करेगा, SO4 आ जाएगा और Cl के पास H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस HCl। अब यहाँ पे यानी कि क्या बना है आपका, HCl बना है। तो जब यहाँ पे आप लिटमस पेपर लगाओगे, देखो इन्होंने ये जब ये मिक्स किया होगा इन दोनों को, H2SO4 और सोडियम क्लोराइड को, तो ये HCl प्रोड्यूस हुई होगी। और HCl जब यहाँ से निकली होगी इस डिलीवरी ट्यूब से, तो ये लिटमस पेपर ने क्या किया होगा, कलर चेंज किया होगा। लिखा है ना क्वेश्चन में, चेंज इन कलर हुआ है मॉइस्ट लिटमस पेपर पे। क्यों हुआ होगा, क्योंकि कौन सी गैस बनी है, HCl। और HCl के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जिसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या किस कारण से हुआ होगा। ऑप्शन में आपके क्या क्या थे, आपका ऑप्शन था प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड है, प्रेजेंस ऑफ बेस है, या प्रेजेंस ऑफ H+ आयन है इन द सॉल्यूशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ लिटमस है जो इंडिकेटर का काम करेगा। तो किस कारण से लिटमस का कलर चेंज हुआ है, किस कारण से लिटमस का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि HCl ने क्या दिए होंगे, H+ आयन दिए होंगे। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ओनली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में ये एरो है यहाँ पे, इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 और HCl के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या क्या बन रहा है, देखो MnCl2 बन रहा है, H2O बन रहा है और Cl2 बन रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि MnO2 में तो क्या हुआ है, MnO2 MnCl2 में चेंज हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है ना, MnO2 से ऑक्सीजन हट गई है। तो ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूस हो गई। MnCl2 क्या हो गई है, सॉरी MnO2 क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गया है। पहले ऑक्सीजन था, अब हट गया है, तो इसलिए MnO2 क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। उसके अलावा HCl को अगर हम देखें तो HCl से Cl2 बन गया है। तो HCl में से हाइड्रोजन हट गई है। तो HCl में से अगर हाइड्रोजन हट गई है तो हाइड्रोजन हटने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, HCl हुई है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर जो है MnO2 तो रिड्यूस हुई है, और किस में रिड्यूस हुई है, MnCl2 में। यही मैंने आपको बताया था, MnO2 रिड्यूस हो गई MnCl2 में, और HCl क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। किस में ऑक्सीडाइज हुई है, Cl2 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिबन है, इसको आप बर्न कर रहे हो। तो बर्न करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्कीज इवॉल्व होती है। लाइम वाटर मिल्की का होता है CO2 होता है, वो बनती है। या फिर मैग्नीशियम रिबन बर्न करती है वाइट लाइट के साथ। यस, ये आपको पता है ना, मैग्नीशियम रिबन क्या करती है, बर्न करती है वाइट लाइट के साथ, डेजलिंग लाइट के साथ बर्न करती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 मतलब क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए आपके पास क्वेश्चन में, 4 ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है इन 4 केसेस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप देखो एसिडिक ऑक्साइड का टेबल है। आपको एसिडिक ऑक्साइड पता है कौन कौन से होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कौन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट और ए वाला और डी वाला ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया। एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ CO2 बनाती है ना, तो बी और सी में चॉइस है। अब अगला देख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में कौन यूज़ होता है? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में आपको क्लोरीन यूज़ होता है कि ऑक्सीजन यूज़ होता है? तो क्लोरीन यूज़ होता है। क्लोरीन आपके इन 2 ऑप्शंस में है, तो कौन सा ऑप्शन? देखो बी वाले में CO2 भी आया और Cl2 भी आया, तो यानी कि ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक चल रहा है ना। समझ आ गया? एसिडिक ऑक्साइड CO2 होता है और वाटर ट्रीटमेंट में Cl2 होता है। अब Cl2 ऊपर भी आया और नीचे भी आया है, तो जो सब में आया होगा, जैसे CO2 यहाँ पे किस किस में आया था? इसमें Cl2 यहाँ पे किस किस में आया है? इसमें आया है। और प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 आपका इधर भी आया है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कौन सा है जिसमें सारे आए हैं ऑप्शंस? तो ऑप्शन बी जो है उसमें सारे ही आए हैं ना। उसमें देखो ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया और ये भी आया है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन को आपने किस में प्लेस किया? ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये कैसा ऑब्जर्वेशन होगा? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और ग्रे सब्सटेंस बनाएगा, या फिर कलरलेस होकर रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनाएगा कॉपर कॉइन पे, या फिर ग्रीन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कॉपर कॉइन पे। तो देखो जब आप इस रिएक्शन को करके देखोगे, अगर आप इस रिएक्शन को करते हो तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होगा सोल्यूशन में, फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 है ना, FeSO4, Fe2SO4 होता है। और साथ में इसमें पानी के कितने होते हैं? 7H2 होते हैं। FeSO4 में क्या होता है? 7H2 होते हैं। तो 7H2O को अगर मैं इस पूरे ये जो फेरस सल्फेट होगा, इसको जब मैं कॉपर के साथ रिएक्ट करूंगी, अब आपको पता है कॉपर क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है ना, तो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं करेगा सल्फेट को, तो इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर ये रिएक्शन होगा ही नहीं तो जो आयरन सल्फेट का कलर है, कैसा कलर है? ग्रीन कलर होता है ना आयरन सल्फेट का, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉपर के साथ वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा, तो नो चेंज, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या लिखा है। अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड है एक तो, और एक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आपको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, यानी इथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। और HCl तो सबको ही पता है, डाइल्यूट है, दोनों डाइल्यूटेड है। यस, तो अब उसने क्या करा, पीएच पेपर में इनकी ड्रॉप डाली, उसके बाद पूछा गया है कि कलर कंपेयर करे और फिर करेक्ट कंक्लूजन आपको बताना है। तो आपको सबको पता है कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। वो कैसा एसिड होता है? वीक होता है। और जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो पीएच पेपर में ध्यान रखना, पीएच पेपर में क्या असर पड़ता है? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो पीएच कम हो जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, पीएच जो होता है ना 1/H+ होता है, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना पीएच का जो वैल्यू होगा वो कम आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है पीएच, जो नंबर होता है वो हाइड्रोजन आयन के या एसिडिक कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, और OH- के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि बेस जितना स्ट्रांग होगा उसका पीएच उतना ज़्यादा होगा, बेस जितना वीक होगा उसका पीएच उतना कम होगा।
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बट एसिड के साथ उल्टा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच वैल्यू बहुत कम आएगी, और वीक एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? क्योंकि पीएच का एसिडिक के साथ इन्वर्सली कनेक्शन होता है। तो क्योंकि वीक एसिड है एसिडिक, तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, वो वीक है तो पीएच उसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका पीएच ज़्यादा होगा एसिडिक का, और HCl का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्टेटमेंट है, पीएच ऑफ एसिडिक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सब लिख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फॉर्मूला 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले दिए आपको, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड लगा लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ए एंड बी, देखो ए ये है और बी ये है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से आप समझोगे कि अनसैचुरेटेड तो है, ठीक है। बट क्या ये हाइड्रोकार्बन है दोनों? पहले वाला तो हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। बट जो ये बी वाला आपको दिख रहा होगा, बी वाले में तो ऑक्सीजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है बी वाला, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ए तो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड भी और हाइड्रोकार्बन भी है, बट बी थोड़ी ना, बी के पास तो ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ वो होंगे जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एंड बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सी एंड डी को देखिए, इन सी और डी को, ये सैचुरेटेड तो है, सिंगल बॉन्ड है सारे, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। बट क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें सी तो हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, बट डी के पास भी तो ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ए से सी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड करने से और कैटलिस्ट के साथ होने से ए सी में चेंज हो जाता है। तो देखो ए आपका एल्कीन है, ए क्या है आपका एल्कीन है, और सी आपका क्या है, एल्केन है। ये तो सबको पता होगा ना, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो सी आपका एल्केन है, ए आपका एल्कीन है और सी आपका एल्केन है। तो ये रिएक्शन सबने किया होगा कि जब भी आप एल्कीन में क्या करते हो, ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी आप एल्कीन में, एल्कीन क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है सी और सी के बीच में, CnH4, CN होगा तो H2N होगा, है ना, और डबल बॉन्ड होगा, उसे एल्कीन कहते हैं। तो जब भी आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो और साथ में कैटलिस्ट लेते हो, लाइक निकल ले लो या फिर पैलेडियम ले लो, ये दो कैटलिस्ट लेते हैं, या तो निकल या पैलेडियम, दोनों में से एक, तो आपका ना एल्कीन से ना एल्केन बन जाता है, एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। तो अगर आपने इथीन लिया था स्टार्टिंग में, क्या लिया था, ये इथीन है ना, और ये इथेन बन जाएगा आपका। कब? जब आप हाइड्रोजन और साथ में कैटलिस्ट लेते हो। तो यस, ये ठीक ही बोल रहा है ना, सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन में यही तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन अगर ऐड कर दो कैटलिस्ट के साथ तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में। ए क्या था आपका, इथीन था, और सी आपका क्या था, इथेन है, यही तो है। ए आपका क्या है, ए आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये एल्कीन है, और सी आपका क्या है, एल्केन है, तो यानी ये ठीक कह रहा है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। बाकी डी को आप चेक कर लो, बट डी ऑप्शन आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला अगर पोटेशियम परमैंगनेट को हम ऐड कर दे तो बी से डी बन जाएगा। अच्छा, बी है क्या, देखो बी आपका क्या है, यहाँ पे देखो ओ भी दिख रहा है आपको, सी के पास ओ है और ओ एच भी है, तो ये आपका इथेनॉइक एसिड है ना। बी क्या है आपका, इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड है। और डी आपका क्या है, इसके पास सिर्फ ओ एच है, सी के पास, तो ये एल्कोहल है या इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट देने से इथेनॉइक से इथेनॉल में बदलता है? नहीं, उल्टा लिख रखा है इन्होंने, पोटेशियम परमैंगनेट देने से इथेनॉल से इथेनॉइक बनता है। इथेनॉल से क्या बनता है, इथेनॉइक बनता है, उल्टा थोड़ी ना बनता है, इथेनॉइक से इथेनॉल थोड़ी ना बनता है, इथेनॉल से इथेनॉइक बनता है। यानी कि अगर ये डी से बी बोलते तो अब तो आपका आंसर ठीक होता, बट अभी उन्होंने बी से डी बोला है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबको आता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो दोगे लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, तो इथेनॉल से इथेनॉइक में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, कौन सी लेयर पे हो रहा है? तो इसका आंसर है थर्ड और फोर्थ लेयर, क्योंकि आपका जो थर्ड लेयर है आपकी पैलिसेड मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल, इसको लिख भी लेना। थर्ड लेयर कौन सी है? थर्ड लेयर जो है वो आपकी पैलिसेड मेसोफिल है। और पैलिसेड मेसोफिल में पैलिसेड मेसोफिल ठीक है। तो जो थर्ड लेयर है वो पैलिसेड मेसोफिल है, और जो फोर्थ है सेकंड वाली, सेकंड और थर्ड है इसका आंसर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो बायो का क्वेश्चन नहीं, सेकंड लेयर आपकी जो है वो आपकी क्या है? पैलिसेड है। सेकंड वाली कौन सी है? पैलिसेड मेसोफिल। और जो थर्ड वाली है आपकी वो है आपकी स्पॉन्जी मेसोफिल। थर्ड कौन सी है? स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल। तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है सेकंड और थर्ड लेयर, यानी इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। क्योंकि पैलिसेड लेयर में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Observe the experimental setup shown below. Name the chemical indicated as X that can absorb the gas which is evolved as byproduct of respiration. तो जैसा कि आप सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 बनता है। ये तो सबको पता है ना, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है रेस्पिरेशन का? CO2 बनता है। तो अगर CO2 बना है तो X कौन सा सब्सटेंस होगा जो CO2 को क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है? बाई प्रोडक्ट का नाम तो CO2 है, तो हमें पता है। उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, KOH जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, वो CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, KOH, ठीक है। तो ये CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद अ प्योर डॉर्फ प्लांट व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 F2 जनरेशन। तो टॉल प्लांट को जब आप डॉर्फ प्लांट के साथ करोगे, ये T और ये कैपिटल T है, तो फर्स्ट जनरेशन में तो ये TT यानी कि 100% टॉल बनेगा। और फिर लास्ट जब आप बनाओगे इसकी F2 जनरेशन की, तो इसकी F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन बनाओगे अगर आप, तो एक तो TT आएगा, एक स्मॉल TT आएगा, फिर एक पहले T फिर T आएगा, और फिर स्मॉल TT आएगा। तो फिर 75% F2 में आएगा, 75% तो F2 में आएगा, और F1 में 100% टॉल आएगा। तो यानी इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 75% क्यों है? क्योंकि कितने टॉल आए? 3 टॉल आए ना, और 4 एक आपका डॉर्फ आया है F2 जनरेशन में, इसलिए ये 75% है। बट F1 में तो पूरा टॉल ही माना जाएगा, तो ये 100% है, इसलिए डी ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे टॉपिक मूवमेंट हो रही है ना, कौन सी वाली? जियोट्रॉपिज्म वाली मूवमेंट हो रही है। तो जो टॉपिक मूवमेंट है आपको पूछा है कि कौन सा इसमें से ठीक है। तो टॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, अगर सनलाइट की तरफ
एक पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होती है और एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। तो पॉजिटिव में आपका टुवर्ड्स सनलाइट होता है और जो जो आपका दूसरा पार्ट होता है वो अवे फ्रॉम सनलाइट होता है। तो यहाँ तो ए ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो वो तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला आपका ठीक है, क्योंकि एक जो रूट है वो आपकी टुवर्ड्स अगर सनलाइट है तो जो शूट है वो अवे फ्रॉम सनलाइट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। क्योंकि ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना, अगर रूट इधर है तो शूट आपका दूसरी तरफ होना चाहिए। ओके, तो ये सेकंड और फर्स्ट तो गलत है, थर्ड वाला जो सी वाला है वो ठीक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पॉलिनेशन दिखा रहा है। अब आपको इसमें से मैक्सिमम वेरिएशन ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसका ए वाला देखते हो तो इसमें सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है ना। सेम वाले को क्या कहते हैं हम? सेम वाले को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये ए में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। बी वाले में देखो इस प्लांट का फ्लावर से इसमें जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है। सी वाला अगर देखें हम तो यहाँ भी देखो सेम ही प्लांट में जा रहा है ये, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। एंड डी वाले में देखो डिफरेंट प्लांट के उसमें जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यानी बी और डी जो है वो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है। बी और डी कैसे है? क्रॉस पॉलिनेशन है। और आपको पता होना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? मैक्सिमम वेरिएशन होती है। मैक्सिमम वेरिएशन किस में होती है? क्रॉस पॉलिनेशन में। तो जिसका आंसर इसलिए बी और डी होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स। कुछ मिनट के लिए एक सर्किट को हमने क्या करा है? ऑन रखा है, लेफ्ट ऑन, जिससे कॉपर वायर हॉट हो गई थोड़ी देर बाद, तो टेम्परेचर जो है बढ़ गया जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होता है मेटल का। तो यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो ये कॉपर वायर हमने पोल्स के बिटवीन डाली है। तो करंट इन द वायर अगर रिवर्स कर दो, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होता है? जो पोल की डायरेक्शन होती है, पोल वो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी चेंज हो जाते हैं। यानी नॉर्थ साउथ बन जाता है और साउथ नॉर्थ। तो करंट डायरेक्शन चेंज करने से पोल भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अच्छा, कितनी 4 डायरेक्शंस होंगी जिसमें फोर्स वायर में एक्ट करेगा? तो फोर्स जब भी आपको वायर में निकालना होता है तो उसके लिए आप कौन सा रूल लगाते हो? फोर्स के लिए आप लगाते हो, अगर फोर्स मालूम करना है किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर में, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कौन सा वाला रूल लगाते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये वाला रूल लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी, हाउ मेनी ऑफ 4 डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा? 2 डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो इसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें क्या है? एक मेटल कोर दिया हुआ है, प्लास्टिक इंसुलेशन दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग डायमीटर डी है। प्लास्टिक इंसुलेशन का डायमीटर डी है एंड लेंथ एल है। उसके बाद अगर तुमने रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो उससे क्या इंक्रीज हो सकता है? तो आपको रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर पता होने चाहिए। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के अगर फैक्टर्स की बात करें तो एक तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। यानी कि अगर आपने रेजिस्टेंस कम किया है ना इस केस में, तो लेंथ भी क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए थी। जबकि इंक्रीज पूछ रहा है क्वेश्चन में, इंक्रीज पूछा है, तो लेंथ तो डिक्रीज होगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। दूसरा फैक्टर होता है रेजिस्टेंस जो होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस डिक्रीज किया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस से होता है। किससे होता है? थिकनेस से। तो थिकनेस बढ़नी चाहिए, तो इंक्रीज क्या होनी चाहिए? थिकनेस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर के साथ तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी
बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस कम किया है ना, तो रेजिस्टेंस कम किया है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था, जबकि ये बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। तो थिकनेस बढ़ती है बस, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16th। Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around a large straight wire? लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है? तो देखो, अगर जब भी वायर स्ट्रेट होती है, अगर वायर स्ट्रेट है तो अगर करंट ऊपर जाएगा ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा ना, वो कुछ ऐसा सर्कुलर पैटर्न बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कुलर पैटर्न। अब उसमें फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए आप थंब रूल लगाओगे, तो जब करंट ऊपर जाता है ना, तो अगर आप थंब को करंट की डायरेक्शन में डालोगे और अपनी कर्ल फिंगर करोगे, तो आपको जो डायरेक्शन दिखाई देगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो यानी कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है लूप की, ठीक है। और अगर करंट नीचे जा रहा होगा ना, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाती है। करंट अगर नीचे आएगा तो डायरेक्शन, सर्कुलर लूप तो बनेंगे, बट डायरेक्शन अब की बार कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर स्ट्रेट वायर है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनते हैं? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 20 आपके एजर्शन रीजन है, चलिए उनको देखते हैं। तो एजर्शन आपका 17 क्वेश्चन में बोल है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है। यस, आपने ये रिएक्शन किया भी होगा। AgCl में जब आप लाइट देते हो, लाइट एनर्जी देते हो, सनलाइट एनर्जी, कौन सी एनर्जी देते हैं इसमें? हम सनलाइट एनर्जी देते हैं, तो Ag अलग हो जाता है और Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाती है, ठीक है। बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या सारा रिएक्शन होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे ये सिल्वर ब्रोमाइड था, मैंने सिल्वर क्लोराइड लिख दिया, अब ब्रोमाइड लिख कर लेना इसको। सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन है ये, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ भी हो जाता है ये रिएक्शन, यहाँ ब्रोमाइड है लेकिन, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन है, यस ट्रू है। तो रीजन बोल रहा है लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या यहाँ पे लाइट एनर्जी देती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए? नो, ये एक्सोथर्मिक तो है ही नहीं। सनलाइट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। सनलाइट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो एब्जॉर्ब वाला तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सो थोड़ी ना होता है, वो तो एंडो होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वैसे भी, और डिकम्पोजिशन आपको पढ़ रखे होंगे, एंडोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पे तो एक्सोथर्मिक बोल दिया, तो ये गलत है आपका। एजर्शन ठीक था बट रीजन गलत था, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है ना, जब एजर्शन ठीक हो बट रीजन गलत हो, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एजर्शन है आपका, एजर्शन है हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो यहाँ पे एजर्शन भी ठीक है, और सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, ये भी ठीक है। और एक्चुअल में हाइट जो है पी प्लांट की, वो एंजाइम्स के कारण क्या होती है? कंट्रोल होती है। तो वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है। और क्यों होती है? क्योंकि डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है और उसी के थ्रू वो कंट्रोल करता है। तो एक्चुअल में ये दोनों ठीक भी है, एजर्शन ठीक भी है, रीजन भी ठीक है, और बल्कि एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। जबकि 17 का क्या था? इसमें एजर्शन ठीक था बट रीजन गलत था, इसलिए सी था। नेक्स्ट 19 को देखते हैं। 19 क्वेश्चन में आपका एजर्शन है एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो एम्फीबियंस आपको पता होने चाहिए कैसे होते हैं? एम्फीबियंस आपके 3 चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड में क्या होता है? ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड की मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने से उनकी जो एफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की ले जाने की, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 3 चैम्बर्ड है, तो उनके 3 चैम्बर्ड में ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो अगर वो मिक्स हो गए तो उनकी जो ऑक्सीजन एफिशिएंसी है कैरी करने की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो इसलिए यहाँ पे एम्फीबियंस मिक्सिंग करते हैं ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, ये ठीक है। बट यहाँ पे रीज़न आपका गलत है, क्योंकि ये 2 चैम्बर्ड नहीं होते, ये 3 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3, इसलिए तो वो मिक्सिंग कर पाते हैं। तो ये 3 चैम्बर्ड है, इसलिए ये गलत है। तो जब एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जोग्राफिकल एनएस डायरेक्शन। यस, जब जो सोलेनॉइड होता है वो आपका रेस्ट पे आ जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। यस, एजर्शन ठीक है आपका। रीजन है वन एंड ऑफ करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज साउथ पोल जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ये भी ठीक है आपका कि एक एंड जो होता है करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड का वो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल, जैसे एक बार मैग्नेट में होता है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली रेस्टिंग में आ जाता है। तो इसलिए इसका रीजन भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन बी का सोल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सेक्शन बी के सोल्यूशन को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो और भी जो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, प्लेलिस्ट सेक्शन है, उसको चेक कर लेना। उनमें और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।